हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता भी, हम HPSC PGT हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होना है 17 तारीख को मेंस वाला, उसकी तैयारी कर रही हैं। तो इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत की एक कंबाइंड वीडियो बनाई थी। उसमें 2-3 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत वाले रह गए थे। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मध्यकाल के, जैसे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और मुगल साम्राज्य जितने भी रहते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन एक वीडियो में पूरे करेंगे। तो इस प्रकार भाई 2 वीडियो बन गई हैं मध्यकाल के, क्योंकि मध्यकाल के थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत अधिकांश राजनीतिक अस्थिरता चहलगानी की करतूत का परिणाम थी, स्पष्ट करें। भूमिका। चहलगानी एक मंगोल शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली। तुर्कान ए चहलगानी अमीर तुर्कों का एक गुट था जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा तथा अंत बलबन के माध्यम से किया गया था। उद्देश्य, राजतंत्र को बांटने तथा संयोग के लिए चहलगानी का निर्माण किया गया था। सुल्तान के पास सेना तो होती थी, परंतु संपूर्ण सेना की कमान नहीं होती थी। जब भी राजा राज्य को बढ़ाने तथा आक्रमण से सुरक्षा चाहता था तो वह इन तुर्क अमीर सरदारों की मदद लेता था। इल्तुतमिश के अमीरों की सूची में ऐसे 25 से भी कम तुर्क अमीर सरदारों का वर्णन मिलता है। अभी कहने को तो उसको चहलगानी की 40 अमीरों का वो कहते हैं, लेकिन मिलता कितने का वर्णन है? 25 का ही। तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव। तुर्कान ए चहलगानी के सदस्यों की, सबको पता भी तुर्कान ए चहलगानी क्या थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने 40 लोगों का, एक तुर्क लोगों का एक समूह बनाया था इल्तुतमिश ने, और आगे जाके, और जो अपना बलबन था ना, वो भी इसका एक सदस्य था, लेकिन आगे जाके बलबन ही इसको तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर देता है। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव। तुर्कान ए चहलगानी के सदस्यों की स्वामी भक्ति जहां एक तरफ सल्तनत के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक थी, वहीं इनकी महत्वाकांक्षा भविष्य के मार्ग में एक प्रमुख रोड़ा थी। चहलगानी ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद संगठित निकाय के तौर पर व्यवहार नहीं किया। चालीसा के सदस्य एक दूसरे के समक्ष झुकने को तैयार नहीं होते थे, जिसके कारण शासन और प्रशासन के संचालन में कठिनाई होती। केंद्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। ये मुक्त अमीरों को अपने बराबर नहीं समझते थे, जिससे शासन संचालन में कठिनाई होती थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद समस्त शक्ति और अधिकार अपने पास रखना चाहते थे। रजिया को राजगद्दी पर बैठाने पर तुर्क दास अधिकारियों के एक सबल समूह की प्रमुख भूमिका रही थी। निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चहलगानी के निजी स्वार्थों के कारण दिल्ली सल्तनत राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गई। ये चाहते तो दिल्ली सल्तनत में एक बेहतर दशा और दिशा दे सकते थे, परंतु स्वार्थ सिद्धि में ऐसा न कर सके। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत में अधिक संख्या में बस्तियों की स्थापना मुख्य रूप से तुर्की सैन्य टुकड़ियों की समस्त भूभाग में तैनाती के कारण हुई थी। टिप्पणी करें। 3-4 क्वेश्चन लास्ट में मैंने फिलोसफिकल लैंग्वेज वाले डाले हैं भाई, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, भूमिका। राज्य संचालन के लिए सुरक्षा और राजस्व 2 आवश्यक तत्व होते हैं, इसलिए सेना की टुकड़ियों की व्यवस्था वहां की जानी अनिवार्य होती थी जहां ये दोनों प्राप्त होते थे। पंजाब का क्षेत्र। पंजाब के क्षेत्र में लाहौर एक ऐसा ही स्थान था जो अपनी उपजाऊ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। गंगा घाटी में इंद्रप्रस्थ और आगरा। गंगा घाटी में जो फैले इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली तथा आगरा अपनी आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध थे। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कालिंजर। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कालिंजर एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। बंगाल। बंगाल की भौगोलिक स्थिति इतनी अधिक लाभप्रद थी कि यह एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ पर लखनौती तथा पटना प्रमुख बस्ती हो सकते थे। 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत में यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय इस प्रकार की बस्तियों की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण वहाँ पर तुर्क सैन्य टुकड़ियों की स्थापना करना था, क्योंकि इन टुकड़ियों की राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाट, मेले, बाजार आदि विकसित हुए। मुद्रा का चलन काफ़ी तेजी से बढ़ा, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य का तेजी से विकास होने के कारण नगरीकरण का विकास हुआ और ये सभी नगर प्रमुख नगरों के रूप में विकसित हुए। एक माप तोल का प्रयोग, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का ध्यान रखना, जिसके कारण शहरीकरण हुआ। निष्कर्ष इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरंभिक दिल्ली सल्तनत काल में नगरों का विकास का सबसे प्रमुख कारण वहाँ पर सैनिक टुकड़ियों की स्थापना होना था। ठीक है, बलबन का राजत्व सिद्धांत पर टिप्पणी लिखें। भूमिका। बलबन जानता था कि राजत्व के पद के स्त्रीकरण के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है चहलगानी के सदस्यों का शक्तिशाली होना। इसके समाधान के रूप में उसने राजत्व के पद को गरिमामय बनाया। विशेषता। बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख 2 विशेषता थी। सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने राजत्व को नई व्याख्या दी, इसे नियाबत ए खुदाई तथा स्वयं को जिली ए इलाही कहा। सबको पता भी, सबसे पहले बलबन ने इसको अपनाया था जिले इलाही को, और फिर आगे
आगे जाकर अकबर अपनाता है इसको। कई बार एचटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसने अपने दैनिक व्यवहार के कार्य भी अधिक गंभीर बना दिए। एकांत में रहना, मदिरा पान बंद करना, छोटे सरदारों से मिलना बंद कर दिया, दरबार को भव्य बनाया, ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को चलाया, नवरोज का त्योहार मनाना आरंभ कर दिया। दरबार में अनुशासन को महत्व दिया गया। वह स्वयं भी गंभीर मुद्रा में रहता था। सुल्तान के झरोखा तथा ताजिया निकालने की प्रथा को बंद कर दिया। बेटा वो क्या करते थे भाई, इससे पहले वाले सुल्तान भाई झरोखा पत्ती भी एक बार अपने उसको लोगों को दिखाते थे कि भी सुल्तान ये है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या किया जाता था, इसको तोलने वाली प्रथा भी थी। बलबन ने रक्त की शुद्धता पर काफी बल दिया, अपने आप को अफरीशियाब का वंशज घोषित किया। निम्न कुल के व्यक्ति के लिए शासन के दरवाजे बंद कर दिए गए। निष्कर्ष अतः हम देखते हैं कि किस प्रकार आरंभ में चहलगानी के पतन के लिए बलबन ने रास्तव के सिद्धांत को अपनाया, जो धीरे धीरे उसका वास्तविक सिद्धांत बन गया। उसके बाद अभी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के क्वेश्चन। सूफी आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? भूमिका। सूफी शब्द अरबी के सफा से निकला है, जिसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ में ऊन, दूसरा शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। मध्यकालीन इतिहास में सूफी आंदोलन इस्लाम का रहस्यवादी, उदारवादी और समन्वयवादी आंदोलन था, जिसने भारत समाज को पूरी तरह प्रभावित किया। सूफी आंदोलन का विकास। यद्यपि सूफी आंदोलन का मूल आधार इस्लाम था, परंतु हिंदू, वेदांत, बौद्ध, यूनानी, ईरानी, ईसाई धर्म के सिद्धांतों ने सूफी विचारधारा को प्रभावित किया। सूफी मत के विकास में तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी योगदान रहा है। भारत में सूफी सिलसिले में चिश्ती सिलसिला सबसे पहला तथा प्रमुख था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में इसके संस्थापक थे। इसके उद्देश्य क्या क्या थे भाई? उदारवादी और रहस्यवादी व्याख्या करना, मानवतावादी समाज और शांतिपूर्ण और नैतिक साधनों में विश्वास, मानव जाति का आध्यात्मिक उत्थान। तो ये तो इसके उद्देश्य थे। सूफी आंदोलन की प्रमुख सिद्धांत भी क्या क्या सिद्धांत थे? सूफी संतों का प्रधान आदर्श था मारिफत या वस्तु अर्थात आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। सूफी संत वृहदत उल वजूद के सिद्धांत को मानते थे। सूफी मानते थे कि आत्मा तृष्णा के कारण कई प्रकार के दुख भोगती है। मतलब उन्होंने दुख का कारण किसको माना था? तृष्णा को। साधन क्या क्या थे भी? किस साधन से ये इसको करते थे? तो नृत्य, रक्स, संगीत या समा, ध्यान और योग। विशेषताएं। इस्लाम का उदारवादी आंदोलन। इस्लाम में व्याप्त आडंबरों और कर्मकांडों का विरोध। रहस्यवादी आंदोलन। जाति प्रथा, मद्यपान, अस्पृश्यता, लिंग भेद का विरोध करना। राजनीतिक वर्ग से दूरी बनाए रखना। संन्यास की बजाय गृहस्थ में विश्वास करना। लेकिन कुछ ऐसे सूफी आंदोलन, वो सूफी सिलसिले भी थे भी जो राजनीति में हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। सूफी आंदोलन के भारतीय समाज पर प्रभाव। सबसे पहले सामाजिक प्रभाव। सूफी संतों ने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, लिंग भेद, दास प्रथा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया तथा सामाजिक और नैतिक मूल्य पर बल दिया। आर्थिक। सूफी संतों ने मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार का विरोध किया तथा आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा दिया। राजनीतिक। सूफी संतों ने उदारवादी और समाजवादी विचारों ने तत्कालीन सामाजिक वर्ग को उदारवादी नीति अपनाने को प्रेरित किया। धार्मिक। इस्लाम की उदारवादी व्याख्या कर इसे लोकप्रिय बनाया, सिद्ध किया कि इस्लाम केवल हिंसा और कट्टरता पर ही आधारित नहीं है। सांस्कृतिक प्रभाव। सूफी संतों ने भाषा, साहित्य और संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उर्दू भाषा के विकास में विशेष योगदान दिया। बाबा फरीद ने पंजाबी भाषा को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी आंदोलन ने मध्यकालीन भारतीय समाज और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। अगला हमारा क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया? भूमिका। भक्ति आंदोलन एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। भक्ति की उत्पत्ति वेदों में देखी जा सकती है, परंतु वास्तविक विकास 7वीं शताब्दी से 7वीं ईस्वी के बाद हुआ था। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में शैव नयननारों और वैष्णव अल्लवारों के द्वारा की गई थी, जिसका भारतीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन का विकास। भक्ति आंदोलन का विकास दक्षिण भारत में अल्लवार और नयनारों के द्वारा हुआ, जो कालांतर 800 से 1700 ईस्वी में उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। इसमें काफी महान विचारक और दार्शनिक हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख थे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मीराबाई, कबीरदास, दादू दयाल, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, गुरु नानक, सूरदास आदि प्रमुख थे। विशेषताएं क्या क्या थी भाई? अक्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना, सामाजिक बुराइयों का विरोध करना, दीर्घकालीन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। प्रमुख दर्शन और संप्रदाय। शंकराचार्य ने अद्वैत दिया,
रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत श्री संप्रदाय, शुद्धोद्वैतवाद ब्रह्मचार्य ने रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद और निम्बार्क सनक संप्रदाय। ठीक है, निम्बार्क ने कौन सा दिया था? सनक संप्रदाय। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत, माधवाचार्य, ये निम्बकाचार्य और ये निम्बार्क शायद भी एक ही हैं। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लेना इसको। भारतीय समाज तथा संस्कृति पर प्रभाव, राजनैतिक प्रभाव, भक्ति संतों ने शासक वर्ग की अन्यायपूर्ण प्रथाओं की आलोचना की थी, जिससे लोगों के मन में शासक वर्ग के प्रति प्रतिरोध की भावना विकसित हुई। आर्थिक प्रभाव, भक्ति आंदोलन से उन लोगों के लिए आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जो जीविका अर्जन के लिए आरंभिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं थे। स्थानीय कला तथा शिल्प के संरक्षण से आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिली। धार्मिक प्रभाव, हिंदू धर्म के तहत नए संप्रदायों और दर्शनों का विकास हुआ, जिसके कारण विविध और बहुलवादी धार्मिक संस्कृतियों का विकास हुआ। गुरु के विचार तथा गुरु शिष्य परंपरा के पुनरुद्धार में सहायता मिली। क्षेत्रीय धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के विकास में योगदान दिया। सामाजिक प्रभाव, भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना आरंभ हुई। धर्म में तार्किक ज्ञान को बढ़ावा मिला। भगवान के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव को बढ़ावा मिला। समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चले। सांस्कृतिक प्रभाव, भक्ति संतों ने अपने संदेशों को संप्रेषित करने के लिए स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, जिसके कारण क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। स्थानीय कला शिल्प को भी बढ़ावा मिला। निष्कर्ष, भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज और संस्कृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था। इसने भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में मदद की। यह आंदोलन आज की भारत और विश्व के लोगों को प्रेरित कर रहा है। उसके बाद अभी पानीपत के दोनों युद्ध किए हैं, पहला और दूसरा, लेकिन हमने तीसरा नहीं किया क्योंकि तीसरा मराठों के साथ लड़ा गया था, जो कि हमारे टॉपिक में नहीं है, सिलेबस के टॉपिक में। पानीपत का पहला युद्ध, भूमिका। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के मध्य लड़ा गया था। पानीपत वह ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर 3 निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई है, जो पानीपत के 3 युद्धों के नाम से प्रसिद्ध है। सैन्य बल, बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थी। वहीं इब्राहिम लोदी की सेना में 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। बाबर की रणनीति अस्त्र शस्त्र ही नहीं, बल्कि बाबर की तुलगमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। तुलगमा युद्ध नीति, इसका अर्थ यह था कि पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं और दाएं और मध्य में विभाजित किया जाता। दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सी सेना का प्रयोग किया जाता था। अरबा युद्ध नीति, केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियां प्रदान की जाती थी, जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता। ये रस्सी से बंधी होती थी। इनके पीछे तोप रखी होती थी ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों को पर प्रहार किया जा सके। बाबर के 2 तोपची थे, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। युद्ध, बाबर ने हुमायूं को आगरा पर कब्जा करने के लिए भेजा था। आगरे के दुर्ग में ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य तथा इब्राहिम लोदी का परिवार भी शामिल था। यहीं से हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया और यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना जो युद्ध भूमि में मारा गया। युद्ध का परिणाम, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। अधिकांश सेनापति तथा सामंतों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, भूमिका। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को भारत के अंतिम हिंदू शासक विक्रमादित्य और अकबर की सेना के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया। अकबर के सेनापति खान जमान तथा बैरम खां के लिए यह निर्णायक जीत थी। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू ने दिल्ली के लिए युद्ध में अकबर हुमायूं की सेना को हराया था। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू 1545 से 1553 तक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार भी रहा था। युद्ध, बैरम खान ने 13 वर्षीय बालक राजा अकबर को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। सेना में 10,000 घुड़सवार थे, जिनमें 5,000 अनुभवी सैनिक थे जो हेमू की अग्रिम पंक्ति की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। हेमू ने स्वयं नेतृत्व किया। सेना में 1500 हाथी और उत्कृष्ट तोपखाने से सुसज्जित थी। वहीं 30,000 की सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान अश्वारोही सेना के साथ आगे बढ़ा। युद्ध का परिणाम, हेमू अपने सैन्य बल से युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा था, परंतु अकबर की सेना ने हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और घटना युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहे हेमू की हार का कारण बन गई। हेमू को घोड़े पर न देखकर हेमू की सेना में खलबली मच गई और इसी भ्रम के कारण वे हार गए, क्योंकि शायद कुछ ऐसी अफवाह भी थी कि भाई हेमू किसी हाथी का नाम था, पता नहीं इसी की से रिलेटेड कोई स्टोरी है, मेरे को अभी याद नहीं है कि वो गिरा था, लेकिन लोगों ने सोचा कि भी हेमू, ठीक है, शायद है ऐसी कोई कहानी। अगर नहीं है तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में।
हेमू को मृत अवस्था में पाया गया। युद्ध समाप्ति के बाद उसके समर्थकों ने उसके सिर छेदन स्थल पर एक स्मारक का निर्माण करवाया, जो आज भी पानीपत में जिंद रोड पर स्थित सोंदापुर गांव में मौजूद है। तो ये पानीपत के 2 युद्ध करे हैं, हमने तीसरा युद्ध नहीं किया है क्योंकि वो हमारा उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है। और ये 2 युद्ध भी हमने इसलिए किए क्योंकि वे हरियाणा से रिलेटेड है, वैसे हमने और बाकी कोई भी युद्ध नहीं किया है। अगला क्वेश्चन हमारा मुगल साम्राज्य का है भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजनैतिक प्रशासनिक अवस्था का वर्णन करें। भूमिका। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत के पहले युद्ध के साथ होती है। सल्तनत काल की तुलना में मुगल का प्रशासन अधिक सुव्यवस्थित एवं समृद्ध था। मुगल प्रशासन को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन। सम्राट मुगल केंद्रीय शासन में सर्वोच्च स्थान सम्राट का था। सम्राट मंत्रियों की सहायता से शासन करते थे। सम्राट के पास व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी शक्ति सम्राट के पास होती थी। मंत्रीगण। वकील अथवा प्रधानमंत्री। वकील सम्राट के बाद बाबर काल से लेकर बैरम खां के पतन यानी कि 1560 में बैरम खां का पतन होता है, तब तक सबसे अधिक शक्तिशाली केंद्रीय मंत्री था। इसे वकील या प्रधानमंत्री कहा जाता। वजीर अथवा दीवान ए आला। मुगल साम्राज्य के राजस्व तथा वित्त मंत्री को दीवान ए आला कहा जाता। 1560 में अकबर ने ख्वाजा अब्दुल मजीद को आसफ खां की उपाधि देकर उसे वजीर के पद पर नियुक्त किया था। मीर बख्शी। केंद्र में तीसरा महत्वपूर्ण मीर बख्शी होता था। यह सैन्य विभाग की देखभाल करता था। सदर उस सुदूर। यह धार्मिक विभाग का मुखिया होता था। भाई आपने दिल्ली सल्तनत में भी देखा था सदर उस सुदूर, मीर बख्शी वहां भी देखा था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सदर उस सुदूर यह धर्मार्थ विभाग का मुखिया था। इसके पास धार्मिक, धन संपत्ति, मृत व्यक्तियों की संपत्ति होने के साथ साथ सम्राट का प्रधान न्यायाधीश और शिक्षा संबंधी मामलों के रूप में परामर्श देता था। मीर ए सामानी है। मुगल सम्राट के हीरे जवाहरात, हथियार, गोला बारूद से लेकर साधारण वस्तुओं की जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी था। काजी उल कजात न्याय विभाग का प्रमुख प्रधान था। मुस्लिम कानूनों के अनुसार निर्णय करता था। मुहतसिब यह धर्मनिरपेक्ष था, धार्मिक दोनों कार्य करता था। मीर आतिश तोपखाने विभाग का प्रमुख था। दरोगा ए डाक चौकी यह सूचना और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। प्रांतीय प्रशासन। मुगल सम्राट ने शासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसे सूबे कहा जाता था। अकबर के समय सूबों की संख्या 15 थी, जहांगीर के समय 17, शाहजहां के समय 18, औरंगजेब के शासनकाल में यह 21 थी। सूबों को सरकारों को परगनों में तथा परगनों को गाँव में बांटा गया था। सूबेदार। सूबे का प्रमुख अधिकारी था। सभी शक्तियां सूबे से संबंधित इसी के पास होती थी। प्रांतीय दीवान। प्रांत का प्रमुख अधिकारी दीवान होता था। दीवान के अधिकार में कर वसूली का प्रबंध था। जिले तथा सरकार। सूबों को जिलों अथवा सरकारों में विभाजित किया गया था। जिले सरकार का प्रमुख फौजदार होता था। नगरों का प्रबंध। नगर का प्रधान प्रबंधक कोतवाल होता था। वह नगर का पुलिस सर्वोच्च होता था। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती थी। परगना। सरकार को परगने में विभाजित किया गया था। राजस्व वसूली करने वाला वास्तविक पदाधिकारी क्रोडी था, जिसे 1 करोड़ दाम एकत्रित करने की आशा होती थी। दूसरा अधिकारी आमीन होता था। कानून गो भूमि संबंधी जानकारी रखता था। स्थानीय स्वशासन। मुगल काल के दौरान प्रत्येक गाँव में एक लोकतंत्रात्मक पंचायत होती थी, जिसमें परिवारों के प्रधान रहते थे। पंचायत गाँव की सफाई, चौकीदारी, सड़क आदि के लिए जिम्मेदार होती थी। सैनिक व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद दिया जाता था जो शाही सेना में शामिल होते थे। मुगलों के पास एक मजबूत सैन्य व्यवस्था थी। इतने लंबे शासन का आधार सैन्य व्यवस्था ही थी। निष्कर्ष। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नौकरशाही पद्धति पर आधारित मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय शासन से लेकर ग्रामीण स्तर तक पूर्ण नियंत्रण था। इसके क्रमिक स्तरों में सहयोगात्मक संबंधों के कारण पूरा प्रशासन कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा था। मुगल कालीन समाज की दशा का वर्णन करें। भूमिका। मुगल कालीन समाज सामंतवादी प्रथा पर आधारित था, जो मध्ययुगीन की एक प्रमुख विशेषता थी। समाज में सबसे प्रमुख स्थान बादशाह तथा उसके उन सम्मानित सामंतों के होते थे जिनका सम्राट से सीधा संपर्क होता था। समाज में वर्ग। मुगल कालीन समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित था: उच्च, मध्यम तथा निम्न वर्ग। तीनों ही वर्गों का जीवन स्तर अलग था। जहां उच्च वर्ग के लोग राजसी जीवन व्यतीत करते, वहीं पर जनसाधारण का जीवन बहुत ही कठिन था। उच्च वर्ग में बादशाह के परिवार के अतिरिक्त सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार, राजपूत, राजा, मनसबदार शामिल होते थे। वहीं मध्यम वर्ग में इतिहासकार, मनसबदार शामिल होते। इतिहासकार, व्यापारी, कलाकार, शराफ, धार्मिक नेता, निजी व्यवसायी आदि शामिल होते थे, जो जीवन तो राजसी चाहते थे, परंतु आर्थिक साधनों की कमी
थी उनके पास। वहीं निम्न वर्ग में किसान, मजदूर, नौकर, दास आदि शामिल थे। जाति प्रथा, हिंदू समाज में जाति प्रथा, ऊंच नीच तथा छुआछूत की भावना प्रचलित थी। मुसलमानों में भी किसी न किसी आधार पर यह भावना थी। अकबर के काल में हिंदू और मुसलमानों में घनिष्ठता स्थापित होने लगी थी। देश में मिलीजुली संस्कृति का एवं विभिन्नता की एकता की भावना मजबूत हुई। महिलाओं की स्थिति, मुगल काल में पुरुषों की सेवा और जीवन के प्रत्येक चरण में उस पर निर्भर रहना ही उसका जीवन का आधार था। राजपूतों में कन्या का जन्म भी बुरा माना जाता, पर्दा प्रथा प्रचलित थी। हिंदुओं में विवाह छोटी उम्र में होता था। अकबर ने बाल विवाह पर नियंत्रण करने का भी प्रयास किया। कुछ प्रसिद्ध स्त्रियां भी इस काल में हुई, जैसे गुलबदन बेगम, नूरजहां, जहां आरा, शेरशाह, रोशन आरा, अहमदनगर की चांद बीबी, दुर्गाबाई, जीजाबाई, राजा राम की पत्नी ताराबाई, जोधाबाई, कुछ प्रमुख महिलाएं भी इस समाज में अपनी अलग पहचान बनाई थी। वस्त्र आभूषण, मुगल काल में बादशाह तथा उसके सामंत वर्ग बहुमूल्य वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ढाका की मलमल तथा मुर्शिदाबाद का रेशम उस समय अत्यधिक प्रसिद्ध था। उच्च वर्ग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, बहुमूल्य वस्त्र ही पहनते थे। इसके साथ ही बहुमूल्य हीरे जवाहरातों को के आभूषण पहनते थे। साधारण वर्ग के लोग साधारण वस्त्र पहनते थे। उच्च वर्ग में अचकन तथा पजामा पहना जाता था। वहीं साधारण हिंदू वर्ग अधिकतर धोती कुर्ता पहनता था। आमोद प्रमोद, मुगल काल में आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन शिकार, पोलो, पशु युद्ध, कुश्ती लड़ना तथा कबूतर उड़ाना ये सब थे। घरेलू खेलों में चौपड़, पासा और शतरंज के प्रमुख थे। सामाजिक प्रथाएं, मुगल काल में हिंदू व मुस्लिम दोनों जातियों में अनेक प्रकार की सामाजिक रूढ़ियां तथा प्रथाएं प्रचलित थीं। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज की कुप्रथा प्रचलित थी। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि थे। मुसलमान भी उत्साहपूर्वक मानते थे। मुसलमानों के त्योहार ईद तथा मुहर्रम को हिंदू लोग भी मानते थे। निष्कर्ष, मुगल काल भारत के लोगों का सामाजिक जीवन का इतिहास अधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन के वास्तव में कम है, किंतु समकालीन यूरोपियन यात्रियों की विवरण तथा यूरोपीय कारखानों के कागजात से बहुमूल्य सूचनाओं का संग्रहण मिलता है। मुगल काल की आर्थिक दशा का वर्णन करें। भूमिका, मुगल काल में भारत एक समृद्ध देश था, जिसका श्रेय यहाँ के व्यापारियों को था, जिन्होंने विदेशों के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित करके देश को सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से परिपूर्ण कर दिया। कृषि, मुगल काल में भारत का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था। अकबर के भूमि सुधारों से किसानों की दशा में काफी सुधार हुआ। गन्ना, नील, कपास, रेशम प्रमुख फसल थी। तंबाकू की कृषि भी मुगल काल में आरंभ हुई। गेहूं तथा चावल प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां के काल में अनेक बार अकाल पड़े, जिसके कारण जनता की दशा शोचनीय हो गई। भू राजस्व, मुगल युग के दौरान भूमि को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया था। कोलज, परती, चाचर और बंजर। भू राजस्व के लिए अकबर के काल में टोडरमल द्वारा जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली को कहा जाता था। इसे दहशाला प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। उद्योग धंधे, यद्यपि मुगल काल में आधुनिक ढंग की मशीनें और कारखाने उपलब्ध नहीं थे, परंतु हस्त उद्योग धंधे उस काल में प्रचलित थे तथा अपने देश की खपत से अधिक माल तैयार करके व्यापारीगण भारत का बना हुआ माल विदेशों में भी ले जाते थे। बंगाल और बिहार सूती कपड़ा बुनने के लिए प्रसिद्ध थे। ऊनी वस्त्र कश्मीर में निर्मित किए जाते थे। गुजरात भी सूती वस्त्रों के लिए विख्यात था। यहाँ के व्यापारियों की ईमानदारी की प्रशंसा बारबोसा तथा मनुची भी करते हैं। आंतरिक व्यापार, भारत के भिन्न भागों में व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था। व्यापार के लिए प्रमुख नगरों का निर्माण करवाया गया था, जो सड़कों अथवा नदियों के द्वारा परस्पर संबंधित थे। व्यापार नदियों तथा सड़कों के दोनों मार्गों से होता था। विदेशी व्यापार, मुगल काल में भारत के विभिन्न बाहरी देशों से संपर्क थे, जिनके साथ भारत का व्यापार होता था। विदेशों के साथ भी जल मार्ग और स्थल मार्ग के द्वारा व्यापारिक संबंध स्थापित थे। इस समय उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 2 प्रमुख स्थल मार्ग थे। प्रथम लाहौर से काबुल होते हुए बाहर जाता था, दूसरा मुल्तान से कंधार होकर। मुगल काल में कृषि संबंधी तथा आर्थिक सुधारों के कारण भाव और भी सस्ते हो गए तथा दरिद्रों की दशा दयनीय चिंतनीय नहीं थी। मुगल काल की स्थापत्य का वर्णन करें। भूमिका, मुगल काल की स्थापत्य के साथ ही भारत में स्थापत्य का एक नया इतिहास शुरू होता है। मुगल वास्तुकला में खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर तीनों का इस्तेमाल हुआ। भवन निर्माण में घुमावदार, कोनदार और रंगी मेहराब का इस्तेमाल मुगल कालीन वास्तुकला की पहचान है। बाबर के काल में स्थापत्य कला, मुगल कालीन स्थापत्य कला का विकास बाबर के काल से आरंभ हुआ और बाबर का अधिकांश समय मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए युद्धों में ही लगा रहा था। इसके काल में बहुत कम भवनों का निर्माण हो सका। प्रमुख भवन थे काबुली बाग मस्जिद, रुहेलखंड की जामा मस्जिद, आगरा के लोधी किले की मस्जिद, रामबाग भारत का सबसे प्राचीन मुगल गार्डन था, जिसे मूल रूप से मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में 4 बाग शैली में बनवाया था। हुमायूं के काल में स्थापत्य कला, हुमायूं के काल में
जटिल राजनीतिक दशा होने के कारण स्थापत्य कला का अधिक विकास नहीं हो सका। उसने दिन पनाह महल का निर्माण करवाया तथा आगरा में एक फिरोजाबाद मस्जिद का निर्माण करवाया था। अकबर के काल में स्थापत्य कला मुगल कालीन स्थापत्य कला का अपूर्व व वास्तविक विकास अकबर के काल से ही हुआ था। इस काल की कला में हिंदू और मुस्लिम शैलियों का समन्वय हुआ। अकबर के काल की सभी इमारतें पत्थर की हैं और सजावट के लिए संगमरमर का प्रयोग हुआ था। आगरे का लाल किला, जहांगीरी महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, दीवाने आम जोधाबाई का किला, बीरबल का महल, पंचमहल, ये सभी अकबर के काल में निर्मित हैं। जामा मस्जिद का निर्माण 1571 में हुआ। यह चित्रकारी की फतेहपुर सीकरी की सर्वश्रेष्ठ इमारत है। बुलंद दरवाजा इसे अकबर ने गुजरात की विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा 1571 में बना था। सिकंदरा का निर्माण अकबर ने आरंभ करवाया, परंतु पूरा जहांगीर के द्वारा हुआ था। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा महान मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। 1570 में अकबर के द्वारा निर्मित यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है, क्योंकि 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्य दबे हुए हैं। जहांगीर की स्थापत्य कला, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य का क्षेत्र में इतना अधिक विकास नहीं हुआ, परंतु फिर भी कुछ शानदार इमारतों का निर्माण जहांगीर के समय हुआ। एतम उद्दौला का मकबरा, जिसका निर्माण नूरजहां ने पिता की याद में 1626 ईस्वी में करवाया था। सबसे पहले पित्रादुरा शैली का निर्माण इस मकबरे में किया गया। सफेद संगमरमर का बना हुआ है। जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। यह लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा में स्थित है। शाहजहां की स्थापत्य कला भवन निर्माण की दृष्टि से शाहजहां का मुगल का स्वर्ण युग था। इसके द्वारा बनवाई गई इमारतों में मौलिकता, सुंदरता और कोमलता है। इन भवनों में नक्काशी व चित्रकारी विशेष हैं। आगरा के लाल किले में निर्मित इमारतें। शाहजहां ने अकबर द्वारा लाल किले में लाल पत्थर से बनाई गई इमारतों को तुड़वाकर उन्हें संगमरमर से बनवाया इमारतें हैं। दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, झरोखा दर्शन और मुसमन बुर्ज, नगीना और मोती मस्जिद। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत आगरे का ताजमहल है, जिसे अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसकी गणना विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने 1632 में यमुना नदी के किनारे एक विशाल किले का निर्माण करवाया। इसमें 2 दरवाजे हैं। इसमें दीवान एक खास, दीवान ए आम। रंग महल बहुत सुंदर है। दीवान खास की दीवार पर लिखा हुआ है, अगर फिरदौस बरसन जमीनोस्त हमीन ओ नस्त, अर्थात धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। दिल्ली की जामा मस्जिद, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले के निकट मस्जिद बनवाई है। लाल पत्थर की बनी हुई है। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन, शाहजहां ने मयूर की शक्ल का सिंहासन बनवाया था। यह पलंग के आकार का था। इसे मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने आक्रमण करके ईरान ले गया। औरंगजेब की स्थापत्य कला। औरंगजेब ने 1679 में अपनी प्रिय बेगम रबिया उद दौरानी का मकबरा दक्षिण में औरंगाबाद में बनवाया था। ये ताजमहल की फूहड़ नकल है। इसने लाहौर के बादशाही मस्जिद तथा बनारस एवं मथुरा की मस्जिद भी बनवाई। निष्कर्ष, मुगल काल में स्थापत्य का क्षेत्र में अग्रणी विकास हुआ। यद्यपि सभी मुगल बादशाहों ने स्थापत्य का क्षेत्र में कार्य किया, परंतु शाहजहां के द्वारा निर्मित इमारतों और भवनों के निर्माण के कारण इसके काल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की संक्षेप में चर्चा करें। भूमिका। वर्ष 1526 में बाबर के सिंहासन पर बैठने के साथ शुरू हुआ महान मुगलों का शासन वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। औरंगजेब की मृत्यु ने भारतीय इतिहास में एक युग के अंत को चिन्हित किया। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई तब भारत में मुगलों का साम्राज्य सबसे बड़ा था, परंतु फिर भी उसकी मृत्यु के लगभग 50 वर्षों के भीतर ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। मुगलों के पतन के क्या क्या कारण थे? मुगलों की सरकार एक व्यक्तिगत निरंकुशता से प्रेरित थी और इसलिए इसकी सफलता शासकों के चरित्र पर निर्भर करती थी। बाद के मुगल शासक अयोग्य थे और राज्य के प्रशासन की उपेक्षा करते थे। उत्तराधिकार के एक निश्चित नियम के अभाव में मुगल शासन में उत्तराधिकार का युद्ध हमेशा ही चलता रहता था। इसने सरकार के स्थायित्व को कमजोर कर दिया, देशभक्ति की कीमत पर पक्षपात को बढ़ाया। शासकों के पतन के कारण कुलीन वर्ग का पतन हुआ, जिसमें गुटबाजी और साजिशों के कारण साम्राज्य को भारी कीमत चुकानी पड़ी। सेना का पतन भी साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। कमजोर शासकों और उनकी नीतियां भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह विफल रही और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण ही राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों ने विद्रोह किया। ईरानी आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के पतन की और भी अधिक आसान बना दिया। निष्कर्ष, मराठों को छोड़कर कोई भी भारतीय शक्ति ऐसी नहीं थी जो मुगल साम्राज्य के पतन से
उत्पन्न शक्ति शून्य को भर सके। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार ने उन्हें भारत में सर्वोपरि शक्ति नहीं बनने दिया। इसने अंग्रेजों के लिए भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। मुगलों की प्रशासनिक नीतियां ही इनके पतन का कारण बनी। चर्चा कीजिए औरंगजेब। ठीक है, भूमिका। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। इस समय मुगल दरबार गुटबाजी का केंद्र बनने के साथ प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र तरीके से व्यवहार करने लगे थे। 1739 में जब नादिर शाह ने मुगल बादशाह को बंदी बनाकर दिल्ली को लूटा, तब इस साम्राज्य की कमजोरी विश्व के सामने प्रदर्शित हुई थी। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के कारण ही इसकी मृत्यु के बाद की घटनाक्रमों से मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रशासनिक कांड। जमींदारी के प्रति शासकों की नीति विरोधाभासी थी। एक और जमींदारों को साम्राज्य की आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा माना जाता था, वहीं दूसरी ओर उन्हें स्थानीय प्रशासन में शामिल करने का प्रयास करते। दक्कन की नीति। दक्कन में कई मनसबदारों ने मराठा सरदारों के साथ निजी समझौते कर लिए थे। जागीरों की कमी एक अन्य समस्या थी। मुगलों के प्रति वफादारी की कमी थी। औरंगजेब की दक्कन नीति ने मुगल साम्राज्य के रूप में औरंगजेब को एक आसान झटका दिया। दक्कन के सभी नेताओं के प्रति रवैये और साथ ही धार्मिक पूर्वाग्रहों के कारण भारी विनाश हुआ। दक्कन नीति का प्रमुख उद्देश्य बीजापुर और गोलकुंडा पर मुगल नियंत्रण का विस्तार करना था, उन्हें सीधे मुगल शासन के तहत लाना था। आर्थिक कांड। इस दौरान व्यापार और वाणिज्य के साथ कृषि उत्पादन का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि कृषि के आधुनिक तरीके उपलब्ध नहीं थे। सम्भ्रांत अधिकारियों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई, जबकि साम्राज्य के राजस्व संसाधनों में धीरे धीरे वृद्धि हुई। कई अधिकारियों ने सीधे या व्यापारियों के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य में भाग लिया था और उन्होंने किसानों और जमींदारों से प्राप्त आय को बढ़ाने की पूरी कोशिश की थी। राजनीतिक कारण। मराठों के खिलाफ दक्कन के शासकों को एकजुट करने में औरंगजेब की विफलता की भी आलोचना की जाती है। मुगल साम्राज्य पर दक्कन के शासकों और अन्य युद्धों के प्रभाव एवं उत्तरी भारत में लंबे समय तक औरंगजेब की अनुपस्थिति से इसके साम्राज्य को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हुआ था। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष में देखा जा सकता है। गैर मुस्लिमों के प्रति उसकी संवेदनहीनता, मंदिरों को तोड़वाने की नीति और जजिया को फिर से शुरू करने के कारण इसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। निष्कर्ष। मुगल साम्राज्य के पतन हेतु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारक जिम्मेदार थे। मुगल शासक वर्ग द्वारा आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपेक्षा करना भी इसके पतन का प्रमुख कारण था। अकबर का प्रशासन अन्य मुगल शासकों में अद्वितीय था। अकबर की प्रशासनिक शैली के कारणों और उसके प्रशासन के अद्वितीय पहलुओं की विवेचना करें। भूमिका। मुगल काल वर्ष 1526 में बाबर के सिंहासन पर बैठने के साथ शुरू हुआ था और वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। विभिन्न मुगल शासकों में अकबर का प्रशासन धर्म, गैर मुगल और गैर मुस्लिम के प्रति उसकी नीतियों और अन्य आर्थिक और रणनीतिक मामले के आधार पर दूसरों से अलग था। अकबर की प्रशासनिक शैली। अकबर की प्रशासनिक शैली उस समय की आवश्यकता और उस समय के काल के दौरान मुगल साम्राज्य की कमजोरी के आधार पर निर्धारित हुई थी। उस समय मार्गदर्शन के लिए अनेक सलाहकार थे, जैसे बैरम खां, महम अंगा, बिरबल, मुल्ला दो प्याजा आदि थे। वह कठिन परिस्थितियों में राजगद्दी पर मात्र 13 वर्ष की आयु में बैठा था। अफगानों का खतरा था। इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक नीति का अनुसरण किया गया था। वैवाहिक संबंध। अकबर ने राजपूतों और अन्य हिंदुओं, गैर मुगलों के साथ वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से राज्य को मजबूती प्रदान करने के क्रम में सहिष्णु और उदार नीतियां अपनाई थी। ऐसा करके जातीय और नस्लीय मानसिकता को रोका गया। मनसबदार प्रणाली। इस प्रणाली से मुगलों की शक्तिशाली सेना की शक्ति मध्य एशिया की उज़्बेक सेना जैसी हो गई थी। ऐसा करने से भी केंद्रीकृत सेना की प्राप्ति हुई। इसने मुगलों के अधीन रहने वाले और गैर मुगल मनसबदारों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। अकबर की भू राजस्व प्रणाली दहशाला जब्ती थी, गल्ला बख्शी, नस्क आदि थी, जिसमें टोडरमल की तहशाला सबसे प्रभावी साबित हुई। सुलह-ए-कुल। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। यह नीति विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। सुलह-ए-कुल का अर्थ है सर्वधर्म मैत्री। है अकबर ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से ग्रहण किया था सिद्धांत। 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया गया। 1578 में यह सभा भवन सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। दिन-ए-इलाही 1582 में मुगल सम्राट द्वारा आरंभ समरूप धर्म था। इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को शामिल किया गया था। 1563 में अकबर ने तीर्थ कर को समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दिन-ए-इलाही को अपनाया था। 1579 में मजहर की घोषणा कर अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया था। निष्कर्ष। अकबर के धार्मिक विचारों का विकास
एकाएक नहीं हुआ था। आरंभ में अकबर कट्टर परंपरावादी मुसलमान रहा। 1562 से 1582 तक उसके धार्मिक विचारों में निरंतर परिवर्तन हुआ। ये भाई इसका है सिर्फ, ठीक है। सुलह एक गुलवाड़े का निष्कर्ष है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाए भी धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति, तो सुलह एक गुलवाड़ा और उसके अंदर सारा ये वर्णन कर दिया, उसका निष्कर्ष है, ठीक है। लेकिन जो पूरा क्वेश्चन था ना, उसका आगे क्वेश्चन का पार्ट है ये। पश्चिमी क्षेत्रों पर मजबूती, काबुल, कंधार, गजनी जैसे पश्चिमी क्षेत्रों पर इसकी मजबूत स्थिति के कारण तुर्क, उज्बेक और अफगान जैसे बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त हुई। 1602 में कंधार पर फारस का कब्जा हो गया था। जहांगीर और उसके उत्तराधिकारियों की फिर हासिल करने की विफलता से पश्चिमी सीमा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हो गई। निष्कर्ष, अकबर की नीतियों का प्रारूप साम्राज्य की आवश्यकता और मांगों के आधार पर तैयार किया गया था, न कि व्यक्तियों की पसंद या नापसंद के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 17वीं शताब्दी की अवधि को राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में व्यापक बदलावों के रूप में चिन्हित किया जाता है, परंतु इस दौरान सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ। चर्चा करें। आक्रमण और युद्ध के काल में शासकों और उनकी सेना की शारीरिक शक्ति द्वारा राजनीतिक शक्ति का निर्धारण होता था। कभी कभी छोटी सेना वाले कमजोर शासकों को मजबूत शासक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता। राजनीतिक अवस्था में परिवर्तन के साथ ही सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन। मध्यकाल में देश के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण की शुरुआत तुर्कों द्वारा की गई थी और बाद में से मुगलों द्वारा और भी समेकित किया गया था। हालांकि तुर्कों और मुगलों की प्रशासनिक प्रणाली केवल उत्तर भारत तक ही सीमित थी। इस समय चांदी की मुद्रा का प्रचलन, सड़कों और सरायों के विकास के साथ शहरी जीवन पर अधिक बल दिया जाने का प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापार और हस्तशिल्प के विकास पर पड़ा। मुगलों के तहत मुसलमान सांस्कृतिक जीवन में बदलाव, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में धर्म को इस्लाम द्वारा दी गई चुनौती और राजपूत शासकों की राजनीतिक शक्ति में आने वाली कमी के बावजूद समाज में जाति व्यवस्था हावी रही थी। नाथपंथी और भक्ति संतों के द्वारा जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना की गई थी। कई महिला संतों जैसे मीरा ने महिलाओं के लिए भक्ति मार्ग खोला था। इन संतों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास में योगदान मिला था। इसमें पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां समाज में थी। आर्थिक जीवन में बदलाव, इस अवधि को आर्थिक विकास और समृद्धि द्वारा भी चिन्हित किया जाता है। इस समय व्यापार और कृषि को भी प्रोत्साहन मिला था। शिल्पकार और भी अधिक कुशल हो गए थे। धन के असमान वितरण के कारण घरेलू बाजार सीमित था। कारीगर के पास पूंजी का अभाव था। निष्कर्ष, उपयुक्त परिस्थितियों के कारण ही अंग्रेज भारत के उपनिवेश बनाने में सफल हुए और भारत को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता एवं यूरोप की विनिर्मित वस्तुओं के गंतव्य के रूप में तब्दील कर दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें। भूमिका, मुगल साम्राज्य के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण अकबर की उदारता था। सुलह एक कुल की नीति को माना जाता है। इसके विपरीत औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं को दबाना और उनके धर्म को नष्ट करना अपना परम कर्तव्य समझा था। औरंगजेब की धार्मिक नीति, मंदिरों का विध्वंस। इसने काफी मात्रा में हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था। गुजरात के चिंतामणि मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाई। उसने एक आदेश जारी किया था कि दीर्घकालीन मंदिरों को न गिराया जाए, परंतु आदेश का पालन स्वयं औरंगजेब द्वारा ही नहीं किया गया। मथुरा के केशवदास मंदिर को नष्ट किया और मथुरा का नाम इलाहाबाद रख दिया गया। हिंदुओं की मूर्तियों को दिल्ली एवं आगरा मंगवाया। उन्हें मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया। अभी पता है ना, अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। हिंदुओं पर जजिया तथा अन्य कर, अकबर के द्वारा 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई, परंतु औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर की दोबारा से शुरुआत कर दी। इसके साथ ही हिंदुओं पर 1665 में हिंदुओं की वस्तुओं पर 5% चुंगी वसूल करने आरंभ कर दी। सरकारी पदों से हिंदुओं को निकालना, इसने हिंदुओं को सरकारी पदों से निकालना आरंभ कर दिया। 1670 में आदेश द्वारा माल विभाग से सभी हिंदुओं को निकाल दिया गया। हिंदुओं पर सकारात्मक सामाजिक प्रतिबंध, 1665 के सरकारी प्रमाण के बाद राजपूतों को छोड़कर अन्य कोई भी हिंदू हाथी, घोड़े, पालकी की सवारी नहीं कर सकता था। हिंदुओं के त्योहार और मेलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। धर्म परिवर्तन करना, औरंगजेब हिंदुओं को मुसलमान बनाना अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। इसके लिए जो हिंदू इस्लाम ग्रहण करता उसे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाते थे। मथुरा के गोकुल जाट परिवारों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। परिणाम, मथुरा के जाट किसानों ने विद्रोह किया। सतनामियों ने 1672 में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मुगलों के प्रति सिखों ने भी दिन प्रतिदिन असंतोष होता गया। निष्कर्ष, इस प्रकार पता चलता है कि औरंगजेब किस प्रकार केवल धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था और इसके लिए किसी भी प्रकार की दमनकारी नीति को अपना सकता था। औरंगजेब की यही धार्मिक नीति मुगलों के पतन का एक बड़ा कारण बनी।
मुगलकालीन चित्रकला का विस्तार से वर्णन करें। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? भूमिका: भारत में मुगलकालीन 16वीं और 18वीं सदी के बीच के काल को कहा जाता है। मुगल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हो। जिस प्रकार शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। मुगलकालीन चित्रकला का इतिहास: जब हुमायूं अपने निर्वासन से भारत लौटा तो उस अपने साथ 2 फर्जी महान कलाकार अब्दुल समद और मीर सैयद को अपने साथ लाया। मुगल शैली की कला को सबसे पूर्व उदाहरण तुतीनामा पेंटिंग है। टेल्स ऑफ ए पार्ट वर्तमान में कला के क्विलेंट संग्रहालय में है। यह एक मुगल पेंटिंग है। इसे प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ द प्रिंसेस कहा जाता है। विषय: मुगल चित्रकला के महान विविधता देखने को मिलती है, जिसमें चित्र, दृश्य और अदालती जीवन की घटनाएं शामिल हैं। साथ ही इंटरनेशनल स्ट्रीट में प्रेमियों की चित्रित करने वाला चित्र भी शामिल है। मुगलकालीन पुरावशेषों की बारंबारता, लड़ाई, पौराणिक कथाएं, शिफा के दर्शनीय स्थल, शाही जीवन जैसे विषय रहे हैं। मुगलकालीन चित्रकला का विकास: बाबर के काल में बिहिजाद बाबर के समय का प्रमुख चित्रकार था। इसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। फामी पेंटिंग को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय बिहिजाद को जाता है। हुमायूं के काल में हुमायूं अपने साथ मीर सैयद अली जो कि बिहिजाद का शिष्य था और अब्दुल समद को साथ लेकर आया। हुमायूं ने इन दोनों की दास्तान अमीर हमजा की चित्रकारी का काम सौंपा था। यह पहली महत्वपूर्ण कृति है। यह 1200 कलाकृतियों का संग्रह है। अकबर के काल में इसके समय प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, बसावन, दसवंत, अब्दुल समद, सैयद और मुकुंद आदि थे। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का वर्णन है। तुतीनामा सबसे आरंभिक पेंटिंग थी। यह 52 कारों में बटी हुई है। अकबर के समय ही सबसे पहले भित्ति चित्रकारी का आरंभ हुआ। दसवंत को साम्राज्य का प्रमुख कलाकार घोषित किया गया था। इसके काल में पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकला की भी शुरुआत के साथ साथ राजपूती चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देता है। जहांगीर काल की चित्रकारी: जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। कहते हैं कि यदि किसी चित्र में आंखें किसी चित्रकार ने बनाई और भौहें किसी ने, तो वह बता सकता था उसने आगरा में हेरात की आगा राजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। उसने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु को चित्रित करने की पद्धति को समाप्त किया और उसके स्थान पर छवि संरचना, प्राकृतिक दृश्यों की पद्धति को स्थापित किया। जहांगीर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूद, उस्ताद मुराद, तुलसी, विशन दास, गोवर्धन और सालीवाहन। विशेषताएं: प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। मुगल चित्रकला का भारतीयकरण हुआ और वह ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गई। इस काल के चित्रों में प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों और आखेट का चित्रांकन बहुत सजीव हो गया। मंसूर इसका सबसे विख्यात चित्रकार था। प्रचुर मात्रा में व्यक्ति चित्रों का निर्माण हुआ। बिशनदास प्रमुख था। शहजादे शाह शुजा का चित्र अत्यंत सजीव था। हरम में बेगमों के व्यक्ति चित्रों के निर्माण का दायित्व महिला चित्रकारों को दिया गया। जहांगीर के काल में ईसाई विषयों पर भी चित्रों का निर्माण हुआ। मेडोना, वर्जिन मैरी के चित्रों का निर्माण हुआ। मल्लिका नूर जहां के लाहौर स्थित जहांगीर के मकबरे में चित्रविथिका का निर्माण करवाएगा। ये सिर्फ निष्कर्ष जहांगीर के काल का, ठीक है। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में दावा करता है कि ऐसे चित्र में जिसे किसी प्रतिष्ठित चित्रकार ने अन्य चित्रकारों के साथ मिलकर बनाया, वह बता सकता है कि चित्र के अमुक भाग को किस चित्रकार ने बनाया। जहांगीर का काल वास्तविक अर्थों में चित्रकला का स्वर्णिम काल का है कहलाता है। शाहजहां के काल में चित्रकारी: शाहजहां के समय में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई। शाहजहां को देवी प्रतीकों वाली तस्वीर बनवाने का शौक था, जैसे सिर के पीछे रोशनी का गोला। शाहजहां ने जो भी चित्र बनवाए उन सब में उसे सर्वोत्तम वस्त्र और आभूषण धारण किए चित्रित किया गया है। औरंगजेब कालीन चित्रकला: औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था। औरंगजेब के बंद चित्रकार कहीं और जाकर बस गए। जो उसके समय के चित्रकार थे वह कहीं और चले गए। मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं: मुगल शैली के चित्रों की विषय दरबारी शानो शौकत, बादशाह की रुचियां आदि रही हैं। प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन और उत्तम तथा कोमल आरेखन पर आधारित थी चित्रकारी। अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए, साथ ही कपड़े, भित्ति और हाथी दांत पर भी। चित्रकारों ने संध्या और रात्रि के चित्रांकन में भी रुचि ली है। एक चश्मी चेहरे के अंकन की एक सामान्य परिपाटी का पालन किया गया है। इनकी शैली में लाजवर्दी और सुनहरी रंगों का प्रयोग किया गया है। इस काल में अधिक महीन काम किया गया है। निष्कर्ष: अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। ऐसी चित्रकारी की जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुगलों के अवसान के बाद भी दीर्घकाल तक जीवित रही।
छोटा होने के बावजूद शेर शाह का शासनकाल इतिहास में अपने सुधारों की वजह से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चर्चा करें। भूमिका। मध्यकालीन भारत में शेर शाह सूरी का नाम बड़े ही आदर भाव के साथ लिया जाता है। इसे वास्तव में भारत के राष्ट्रीय नायकों में से एक माना जाता है। अपने शासनकाल 1524 से 45 में अपने सुधारों के माध्यम से शासन के अधिकांश पहलुओं को स्पर्श किया। सुधार। सड़कें। शेर शाह सूरी का विशेष जिस बात के लिए याद किया जाता है वह ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो उस समय सड़कें आजम के नाम से जानी जाती थी। सराय। शेर शाह सूरी के द्वारा सड़कों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर सरायों का निर्माण करवाया गया था। सिक्का या धातु। 3 धातुओं का सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी वो शेर शाह सूरी की ही देन है। पहला रुपया शेर शाह सूरी के शासन में जारी हुआ था। चांदी का दाम चलाया जो 1835 तक चलता रहा। वास्तुशिल्प। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक नया नगर बसाया। वास्तुशिल्प के क्षेत्र में उसका योगदान सादगी और लालित्य के मिश्रण से बना। स्वयं का मकबरा सासाराम बिहार में है। भू सुधार। भू राजस्व प्रशासन को अच्छे से संगठित किया और भूमि सर्वेक्षण करवाया। इसके राजस्व सुधारों से राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। आगे जाकर अकबर द्वारा इसका प्रयोग हुआ। न्याय व्यवस्था। शेर शाह सूरी के समय न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत थी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। सत्ताधारी लोगों द्वारा होने वाले अत्याचारों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया था। पुलिस प्रशासन। पुलिस का पुनर्गठन कुशलता से किया गया था। सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन का पुनर्गठन भी कुशलतापूर्वक किया गया था। घोड़ों की ब्रांडिंग जैसे विचार अलाउद्दीन खिलजी से लिए थे। प्रशासन का विभाजन। केंद्र सरकार में कई विभाग शामिल थे। राजा को 4 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मदद मिली थी। शेर शाह का साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित था। सरकार परगनों में प्रशासनिक इकाइयों को एकता कहा जाता था। गुप्तचर प्रणाली भी गुप्तचर प्रणाली भी इसकी बहुत ज्यादा मजबूत थी। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों से बहादुर, बुद्धिमान, व्यवहार कुशल सैन्य प्रशासक और पैनी राजनीतिक परख वाला व्यक्ति सिद्ध करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया मनसबदारी वाला, ठीक है, वो और कर लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। मनसबदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करें। क्या जागीरदारी मनसबदारी का ही हिस्सा थी? विवेचना करें। जागीरदारी तथा इक्तेदारी में अंतर, ठीक है। भूमिका। मनसब का अर्थ है पद और यह मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक संरचना थी। इसके शासन का आधार स्तंभ थे। इसके द्वारा सैन्य नौकरशाही को एक सूत्र में संगठित किया जाना था। उद्देश्य मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना, सैनिक असैनिक सेवाओं का कुशलतापूर्वक संचालन, कुलीन वर्ग का प्रशासन में शामिल करना। विशेषताएं। मीर बख्शी मनसबदारों की सूची सम्राट को भेजता था। जागीर आवंटन का कार्य दीवान ए आला करता था। यह वंशानुगत नहीं थी। और ये ऊपर वाले में आप ये भी देख सकते हैं मध्य एशिया के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है। वेतन नगद और जागीर के रूप में दिया जाता था। जात और सवार के दोहरे दर्जे को लागू किया गया था। जात से किसी मनसबदार की वेतन और पदानुक्रम स्थिति का बोध होता था, वहीं सवार पद से उसके घोड़ों की संख्या और सैनिक उत्तरदायित्व का बोध होता था। सवार पद की संख्या जात पद से अधिक नहीं हो सकती थी। शासकों द्वारा हुए परिवर्तन। अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। जात और सवार का पद निर्मित किया गया। जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा को चलाया। इसका अर्थ था कि बिना जात पद को बढ़ाए सवारों की संख्या में वृद्धि की जाए। शाहजहां ने महाना वेतन पद्धति लागू की। मनसबदारों के वेतन महीने के आधार पर मिलता था। जागीर या जागीरदारी व्यवस्था यह मनसब व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। मनसबदार को वेतन पराय जागीर के रूप में मिलता था। इसके तहत एक निश्चित भूभाग की अनुमानित आय वेतन के रूप में दी जाती। इसका अधिकार केवल राजस्व प्राप्ति ही था, प्रशासनिक अधिकार नहीं था। जागीर के प्रकार। वेतन के रूप में मिली जागीर को तनख्वाह जागीर कहलाती। राजपूतों को उनके क्षेत्र में मिली जागीर वतन जागीर और मुसलमानों को उनके जन्म क्षेत्र में मिली जागीर अलतमगा जागीर थी। सकारात्मक प्रभाव। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने में सहायक एक संगठित और वफादार प्रशासनिक वर्ग का निर्माण। राजपूतों को वर्ग शासन में शामिल होने से शासन की मजबूती मिली। एकीकरण की भावना को बल मिला। मनसबदारों की जीवन शैली के कारण व्यापार में भी बढ़ावा मिला। नकारात्मक। शोषण प्रवृत्ति का विकास हुआ। शोषण के खिलाफ किसान विद्रोह हुए। जागीरदारों के स्थानांतरण की वजह से इनका ध्यान कृषि के विकास पर होता ही नहीं था। उत्पादन में कमी होने से राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष यह अकबर की एक मौलिक सोच थी और उसने मुगल सत्ता को मजबूत किया, परंतु मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही इसमें पैदा हुई कमजोरी के कारण मुगल साम्राज्य को कमजोर भी कर दिया। अंतर। इक्तेदारी और जागीरदारी। इक्तेदारी को राजस्व तथा प्रशासन दोनों अधिकार प्राप्त होते थे। जागीरदारों को केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार होता था। इक्तेदारी में फवाजिल की अवधारणा थी। फवाजिल की अवधारणा नहीं थी। जागीरदारी यह दिल्ली सल्तनत में प्रयोग की गई थी, मुगल साम्राज्य में प्रचलित है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी
मुगल काल के और भक्ति सूफी आंदोलन और दिल्ली सल्तनत के जितने क्वेश्चन रहते थे वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। तो टोटल आज हमारा सभी सिलेबस कंप्लीट हो गया, सभी वीडियो हमने डाल दी। तो टोटल 4 वीडियो बनी है भाई पूरे सिलेबस की। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी आ गई और मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट, मिडावियल और वर्ल्ड हिस्ट्री सारी ऑल टोटल कंप्लीट हो गई। ठीक है, धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए।